इस दुनिया में बहुत सारे क्राइम ऐसे होते हैं जो अचानक हो जाते हैं, जिसके बारे में पहले से कोई प्लान नहीं होता, पहले से कोई सोचा नहीं जाता, पहले से कोई साजिश नहीं बुनी जाती, बस हो जाता है। और इसीलिए बहुत सारे ऐसे, हालांकि जो इस तरह का क्राइम हो जाता है ये भी बहुत संगीन होता है, लेकिन अदालत में इसको लेके थोड़ा सा लीनियन व्यू होता है। वो ये कि ये पेशेवर क्रिमिनल नहीं है, इसने पहले कोई क्राइम नहीं किया, इसका ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा साफ़ है, और बस इत्तफाकन अचानक क्राइम इसके हाथ में हो गया। तो ऐसे लोगों को सज़ा देते वक्त भी अदालत थोड़ा सा ख्याल रखती है। तो बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर की कैटेगरी में आ सकते हैं, लेकिन उसको नहीं डाला जाता क्योंकि उसका बैकग्राउंड देखा जाता है, जिसने ये क्राइम किया है तो उसको थोड़ी सी छूट मिलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने जैसे तंदूर की जब आपको कहानी सुनाई तो वो बड़ा अजीब था सब कुछ, लेकिन अदालत ने उसको रेयरेस्ट ऑफ रेयर नहीं माना, बल्कि उम्र कैद देकर फिर छोड़ दिया। मतलब अब तो वो चूँकि बहुत लंबे टाइम तक रहा था सुशील शर्मा, तंदूर कांड का जो आरोपी है, तो वो इसलिए नहीं माना रेयरेस्ट ऑफ रेयर, हालांकि उसने तंदूर में बॉडी को जलाने की कोशिश की, क्योंकि जब मर्डर किया था तो वो अचानक हो गया था, कोई प्री प्लान मर्डर नहीं था। जो आज मैं आपको ये बता रहा हूँ उसकी वजह ये कि जो आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ उसका भी, उसकी पृष्ठभूमि यही है, उसका बैकग्राउंड यही है कि इसमें भी कातिल कत्ल नहीं करना चाहता था, पहले से उसका कोई प्लान नहीं था, कोई साजिश नहीं थी, अचानक हुआ। पर कत्ल तक तो बात ठीक थी, उसने अचानक कर दिया, जो भी सज़ा है सब कुछ। कत्ल करने के बाद लाश को छुपाने का जो तरीका उसने अपनाया, जैसे तंदूर केस में था, वो बड़ा विभत्स था। मतलब उसको सुन के सोच कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और इस कहानी का मैं एक मतलब विटनेस रहा हूँ। जब ये घटना हुई और मैं देहरादून गया, मैं उस घर में गया, मैं उस डीप फ्रीज़र को देखा जिसमें 70 टुकड़ों में एक बीवी की लाश थी। मैं उन बच्चों से मिला जो एक तरह से यतीम हो गए। मैं उस कातिल से मिला, उससे बात की, जिसने सब कुछ माना कि हाँ वो अपनी बीवी से बेइंतहा प्यार करता था, लेकिन एक वक्त था, मतलब ये कि अब मान रहा है कि अब वो प्यार नहीं करता, और उसे कोई रिग्रेट नहीं था, बस उसको एक ही था अफसोस कि उसकी इस हरकत से उसके 2 बेटे जो हैं वो यतीम हो गए। तो ये मैंने इसलिए आपको बताया कि कई बार क्राइम अपने आप हो जाता है। अब असली कहानी पर आता हूँ। कहानी देहरादून की आप में से बहुत लोगों ने ये सुना होगा, उस वक्त टीवी पे देखा होगा, लगातार कई दिन तक हर न्यूज़ चैनल पे ये स्टोरी चली, तमाम न्यूज़पेपर फ्रंट पेज पे स्टोरी छपी, और उसकी वजह थी क्राइम करने के बाद का वो तरीका जिसने लोगों को चौंकाया था। तो कहानी की शुरुआत ये 2010, आज से ठीक 8 साल पहले की कहानी है, और देहरादून की कहानी है। एक बेहद पढ़ा लिखा परिवार देहरादून में रहता था, और जो हस्बैंड था वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, यूएस से पढ़कर आया था। वाइफ जो थी उसने एमसीए कर रखा था, वो भी यूएस में रही थी। इन दोनों की 1999 में शादी हुई। शादी के बाद इनके 2 बच्चे हुए, जिनकी उम्र 6 और 8 साल के दरमियान थी, दोनों बेटों की उम्र। तो ये देहरादून में दोनों रहते थे। अचानक 2010 में 27 सितंबर, 17 अक्टूबर 2010 को अनुपमा गुलाटी नाम की एक महिला देहरादून से गायब हो जाती है। उसका हस्बैंड है राजेश गुलाटी, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। दोनों दिल्ली के रहने वाले थे, लेकिन शादी के बाद देहरादून शिफ्ट हो गए थे। 17 अक्टूबर को अनुपमा गुलाटी गायब हो जाती है। घर वाले चूँकि लगातार दिल्ली में अनुपमा गुलाटी के माँ बाप रहते थे, भाई था, तो वो बीच बीच उनकी फ़ोन पे बात होती रहती थी। लेकिन 17 तारीख के बाद 3-4 दिन जब गुजरते हैं, 5 दिन, वो लोग फ़ोन करते हैं तो अनुपमा से बात नहीं होती। राजेश गुलाटी उसके पति से बात होती है। जो बच्चे थे उसके दोनों छोटे छोटे, वो अपने नाना नानी से बात करते हैं, बहुत छोटे थे लेकिन फिर भी बात करते थे। फिर धीरे धीरे वक्त बीतता है, अक्टूबर के बाद नवंबर आ जाता है, फिर भी अनुपमा से बात नहीं होती। घर वाले पूछते हैं राजेश से कि भाई कहाँ है वो, तो कहते हैं मुझे भी नहीं मालूम, कहीं चली गई। अच्छा, इनके बीच में अक्सर झगड़ा हुआ करता था, ये घर वालों को मालूम था, तो उन्हें लगा गुस्से में शायद कहीं चली गई होगी। बट वो लगातार फ़ोन करते हैं, उधर से एक ही जवाब देहरादून से कि पता नहीं वो कहाँ गई है, गुस्से में चली गई है। तो
तो नवंबर बीत जाता है, अब दिसंबर आ जाता है। लगभग 57 दिन गुजर गए थे। ठीक 12 दिसंबर 2010 की तारीख आती है, जब अनुपमा के भाई और माँ बाप को लगातार वहाँ से राजेश देहरादून से जवाब देता कि हमें मालूम नहीं वो कहाँ गायब हो गई, कहाँ है, तो उन्हें ज़्यादा फिक्र होती है। तो फिर अपनी बहन की तलाश के लिए अनुपमा गुलाटी का भाई एसके चौधरी देहरादून पहुँचता है 12 दिसंबर, अनुपमा के गायब होने के 57 दिन के बाद। वो जाता है, राजेश गुलाटी के घर पहुंचता है, उससे बातचीत करता है, बोलता कहाँ है, वो कहता है मुझे नहीं मालूम, वो गुस्से में हमारी लड़ाई हुई थी उसके बाद से गायब है। तो कहता तुमने अब तक पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं लिखी? तो उसने कहा कि इसलिए नहीं लिखा कि क्या पता लौट आई, ये है वो है। तो उसने कहा नहीं, अब 57 दिन हो गए, अब मुझे फिक्र हो रही है, तो चल के रिपोर्ट लिखाते हैं। तो जिस इलाके में ये रहते थे वहीं पर बराबर में एक पुलिस चौकी थी। तो राजेश गुलाटी कहता है अपने साले से कि ठीक है तुम नहा धो लो, उसका तैयार हो जाओ, फिर हम चौकी में चल के रिपोर्ट लिखाते हैं। वो कहता ठीक है, वो नहा धो के तैयार होता है। जैसे ही घर से निकलने लगता है ये दोनों, राजेश और उसका साला, अचानक अनुपमा गुलाटी के भाई यानी कि एसके चौधरी जो वहाँ पहुँचा था, जो रिपोर्ट लिखाने जा रहा था, उसके मोबाइल पे एक SMS आता है। और SMS ये था कि भैया मैं अब आप सबसे बहुत दूर जा चुकी हूँ, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। बस ये 2 लाइन का SMS था कि भैया मैं आप सबसे बहुत दूर जा चुकी हूँ, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। कि जैसे ही SMS आता है, और वो नंबर अनुपमा गुलाटी का ही था, उससे पहले वो लगातार मोबाइल बंद, स्विच ऑफ। तो अनुपमा के भाई को शक होता है कि 57 दिन से मैं उसके पीछे उसको तलाश कर रहा हूँ, उसके बारे में पूछ रहा हूँ, तमाम रिश्तेदारों, ख़ानदान में, दोस्तों से हर जगह छान मारा, पूछ लिया, उसका कहीं पता नहीं चल रहा है। अब जब मैं पुलिस में रिपोर्ट लिखाने जा रहा हूँ, ठीक उसी वक्त ये SMS क्यों आ रहा है? उसे एक शक होता है कि कुछ गड़बड़ है। वो SMS राजेश गुलाटी को दिखाता है। राजेश गुलाटी SMS देख के बहुत ही वेग सा रिएक्ट करता है, उसको कोई चौंकता भी नहीं है, उसे कुछ ऐसा भी नहीं है। वो कहता है कि ये ऐसे ही है, कहीं नहीं है, वो आ जाएगी, गुस्से में उसने लिखा होगा। और उसने कहा कि गुस्से में लिखा तो आज 57 दिन बाद क्यों, जब हम लोग पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाने जा रहे हैं मिसिंग की। तो वो कुछ गोल मोल सा जवाब देके टालने की कोशिश करता है। अनुपमा गुलाटी के भाई को शक हो जाता है। वो कहता नहीं, अब तो पुलिस में रिपोर्ट लिखानी है। इसके बाद राजेश गुलाटी, अनुपमा गुलाटी का जो पति है, वो और ये दोनों पुलिस में जाके चौकी में रिपोर्ट लिखाते हैं कि अनुपमा गुलाटी 17 अक्टूबर 2010 से गायब है। 57 दिन हो चुके हैं उसको गायब हुए, उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा। रिपोर्ट लिखाने के बाद उसकी मिसिंग की एक कॉपी कंप्लेंट की लेके दोनों जीजा और साला अपने घर देहरादून में लौट आते हैं। अब चूंकि एक पढ़ी लिखी महिला थी और 57 दिनों से गायब, देहरादून पुलिस फ़ौरन हरकत में आती है। जब ये रिपोर्ट लिखा के घर लौटते हैं, उसके बाद कहता है कि ठीक है, हम बाकी की जांच करने के लिए हमारा IO आएगा घर पे। करीब 2-3 घंटे के बाद देहरादून पुलिस की एक टीम राजेश गुलाटी के घर पहुंच जाती है, छानबीन करने और बाकी चीज़ें उसके डिटेल निकालने, ताकि उससे उसको ढूंढने में आसानी हो। जब ये उसके घर पहुंचती है तो वो सारी चीज़ें उससे लेती है, उसके जुड़ी हुई अनुपमा गुलाटी से सारी जानकारी ये वो। और चूँकि कंप्लेनेंट खुद पति है, साथ में लड़की का भाई है, तो पुलिस वहाँ पे ये सारी जो बेसिक जानकारी अनुपमा गुलाटी के बारे में वो ले रही है, उसके नंबर ले रही है, उसकी तस्वीरें ले रही है, उसके दोस्तों, बाकी लोग जितने भी जानकार हैं उन सब के बारे में जानकारी, उनके पते, सब कुछ ले लेती है कि अब उनके थ्रू अनुपमा की तलाश करेंगे। 5 से 6 पुलिस मेंबर थे जो वहाँ उस दिन गए थे घर पे, अनुपमा के, राजेश गुलाटी के दोनों। ये सारी अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन लेने के बाद पुलिस की टीम जब घर से बाहर निकलने लगी तो अचानक एक पुलिस अफसर की नज़र घर के ड्राइंग रूम में रखे हुए एक डीप फ्रीज़र पर पड़ती है। अब वो डीप फ्रीज़र बड़ा वाला था। जनरली मैं आपको बताता हूँ कि जो हम जनरल स्टोर में या वो दुकानें जो पेप्सी, कोक ये सब जो बेचते हैं, या जिसमें आइसक्रीम रखते हैं, तो बड़ा सा जो होता है, आमतौर पे वो डीप फ्रीज़र का इस्तेमाल सिर्फ दुकानों में होता है, घरों में नहीं होता। घरों में फ्रिज होता है और यही चीज़ें होती हैं, लेकिन डीप फ्रीज़र का इस्तेमाल घर में जनरली कोई करता ही नहीं है। और यहाँ पे चूँकि फैमिली में सिर्फ हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे, वो भी 5-7 साल के, तो उस घर में कोई ऐसी ज़रूरत नहीं, ना इनका कोई ऐसा बिज़नेस की कोई चीज़ रखना है उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो ख़राब ना हो, तो वो भी कोई बैकग्राउंड नहीं। तो उस पुलिस अफसर की नज़र उस घर में रखे हुए डीप फ्रीज़र पर पड़ती, जो बिल्कुल नया,
बाहर से मतलब उसके कुछ स्टिकर विस्टिकर तक नहीं हटे थे, बट डीप फ्रीज़र पे ताला लगा हुआ था। तो उस पुलिस अफसर को थोड़ा अजीब सा लगता है कि एक घर में, और फ्रिज भी है, तो कहता है इस घर में फ्रिज के ऊपर भी नज़र पड़ी और डीप फ्रीज़र पे भी पड़ी। तो उसने कहा कि ये घर में डीप फ्रीज़र कैसे? तो अपने सीनियर की तरफ इशारा करता है उस डीप फ्रीज़र को दिखाकर। तो सीनियर भी चौंकता है कि ये क्या है, डीप फ्रीज़र घर में क्यों? उसको अजीब लगता है। तो वो पास जाके डीप फ्रीज़र को चेक करते हैं, तो देखते हैं ऊपर ताला लगा हुआ। तो वो पूछते हैं कि पहला तो बेसिक यही होता है कि ये डीप फ्रीज़र क्यों? तो जैसे डीप फ्रीज़र का तरफ पुलिस जाती है और नाम वाम पूछती है, पहली बार राजेश गुलाटी जो अब तक एकदम अपने बहनों साले के साथ एकदम कॉन्फिडेंटली सारे इस चीज़ों का जवाब दे रहा था, सब बता रहा था, वो घबरा जाता है। अब पुलिस की नज़र पार की, देखा गया अभी अचानक घबरा रहा है, इसके पसीने छूट रहे हैं। तो कहता चाबी तो इसको खोल के दिखाओ, इसमें है क्या? बोला नहीं नहीं कुछ नहीं है। फिर वो थोड़ा ड्रामा करता है कि इसकी चाबी पता नहीं कहाँ है। फिर ये भी कहता है कि चाबी ये सब अनुपमा रखती है। पर पुलिस वाला कहता है उसको गायब हुए 57 दिन हो गए, लेकिन ये डीप फ्रीज़र देख कर लग रहा है कि ये अभी हाल में ख़रीदा गया। तो उस तरीके से पुलिस उसको ग्रिल करती है, मजबूरी में वो उसको चाबी दे देता है। अब पुलिस वाले ताला खोलते हैं, इधर ताला खोल रहे हैं, इधर राजेश गुलाटी की हालत ख़राब, वो काँप रहा है एक तरह से। पुलिस वालों को पूरा शक हो जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उसका ताला खोलते हैं, जब पुलिस वाला झांक के देखता है ढक्कन हटाकर, तो उसमें छोटे छोटे काले रंग के अनगिनत पॉलीथीन के बैग, छोटे छोटे पॉलीथीन इतने इतने बड़े, और हर पॉलीथीन भरा हुआ। अब भी कुछ समझ में नहीं आया कि ये क्या है, और एकदम डीप फ्रीज़र फुल उस पर ऑन, और वो सारे एकदम जमे हुए आइस से। एक पॉलीथीन दूसरे पॉलीथीन से भी एकदम वो है। तो एक पॉलीथीन को किसी तरह से एक पुलिस वाला बाहर निकालता है, छोटा सा। जब वो बाहर निकालता है तो वो बिल्कुल पत्थर जैसा पॉलीथीन बाहर निकाल के उसको चेक किया जाता है। तो कुछ चीज़ें लाई जाती हैं नुकीली, जिससे थोड़ा पत्थर को, चूँकि वो आइस जमा हुआ था, तो जैसे जैसे वो उस आइस को तोड़ते हैं और आइस पिघलने लगता है, उसमें से एक मांस का टुकड़ा दिखाई देता है। अब वो जैसे ही टुकड़ा दिखाते हैं तो उस मांस के टुकड़े को देख के समझ में नहीं आता कि ये किसका है। तो वो पहले ये होता है कि पता नहीं, हो सकता है मटन वटन कुछ रखा हो घर में, लेकिन उन्हें डाउट होता है कि ये क्यों घबरा रहा है। इसके बाद दूसरे पॉलीथीन को निकाला जाता है। जब दूसरे पॉलीथीन को निकाला जाता है तो उसको भी फिर तोड़ा जाता है, जो कि जमा हुआ था। फिर उसके अंदर से एक और मांस का टुकड़ा निकल आता है। इसके बाद तीसरे पॉलीथीन को निकाला जाता है। तीसरे पॉलीथीन को जब खोला जाता है तो उसमें मांस के टुकड़े के साथ इंसानी उंगलियां दिख रही थी। तो जैसी ही वो उंगली दिखती है, वो सारे पुलिस वाले, एक तो वो सहम जाते। देहरादून बड़ा पीसफुल शहर है, वहाँ इस तरह के क्राइम व्राइम होते नहीं हैं, तो पुलिस के लिए भी ये बड़ा मतलब अनोखा वो था और डराने वाला, दहलाने वाला। तो जितने पुलिस वाले थे उन सब के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और अब तक जिस पॉलीथीन को बड़े आराम से पकड़ के और रख रहे थे और बर्फ़ हटा रहे थे, उसके बाद वो पॉलीथीन को हाथ लगाने से भी उनकी हालत ख़राब हो रही थी, और ये किसी की भी हो सकती है। तो जैसे ही वो उंगली दिखाई, पुलिस वाले समझ गए कि कहानी क्या है। उधर राजेश गुलाटी इतनी देर में समझ गया कि अब उसका भांडा फूट चुका है। पुलिस वाले ने सीधे राजेश गुलाटी को पकड़ा। वो चूँकि पढ़ा लिखा, बहुत सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो ऐसे जो पढ़े लिखे ये सब लोग होते हैं, बहुत दिल और दिमाग से बड़े नाजुक होते हैं, हार्डकोर टाइप के नहीं होते हैं, तो बहुत जल्दी टूट जाते हैं। तो पुलिस वाले ने जब बताया कि ये क्या है, ये कौन है, तो वो फिर रोने लगता है, और बिना किसी ज़्यादा कोशिश के वो उसी घर में फूट फूट के रोते हुए उसी डीप फ्रीज़र के सामने वो इकरार जुर्म करता है और कहता है कि ये अनुपमा गुलाटी है, उसकी वाइफ, और उसने उसे मारा। अब यहाँ तक तो ये कहानी थी। इसके बाद फिर पुलिस उसको फ़ौरन थाने ले जाती है। अब फिर बाकी फॉरेंसिक की टीम आती है, पूरा डीप फ्रीज़र में से पॉलीथीन निकाला जाता है। तब उस वक्त उस पॉलीथीन की करीब उसमें 30-35 पॉलीथीन बचे हुए थे। फिर पुलिस स्टेशन में वो अपनी पूरी कहानी सुनाता है। वो जो कहानी थी, वो जैसे जैसे सुना रहा था, पुलिस वाले के होश उड़ते जा रहे थे। तो कुल मिला के कहानी जो उसने सुनाई, और ये रिकॉर्ड पे है, तो वो कहानी अब मैं आपको उसके पहले क्या बताता हूँ कि हुआ क्या था। जो राजेश गुलाटी के मुताबिक इन दोनों की शादी 1999 में हुई थी अनुपमा गुलाटी से। दोनों दिल्ली में रहते थे और लव मैरिज किया था इन्होंने।
तो राजेश गुलाटी की अनुपमा गुलाटी से शादी होती है। उसका इसी दौरान में ये एमसीए की पढ़ाई कर रही थी, तो अनुपमा गुलाटी की एमसीए की पढ़ाई पूरी हो जाती है, दोनों यूएस चले जाते हैं। यूएस में, और ये चूँकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, वहाँ जॉब कर रहा था। फिर ये दोनों कुछ वक्त के बाद यूएस से इंडिया वापस आ जाते हैं और राजेश गुलाटी को कोलकाता में एक नौकरी मिल जाती है। तो वो अपनी वाइफ को दिल्ली में छोड़ के कोलकाता चला जाता है। पर कोलकाता में जहाँ वो नौकरी कर रहा था, वहीं पड़ोस में जहाँ वो रहता था, एक शादीशुदा औरत से उसका इश्क हो जाता है और वो दोनों शादी कर लेते हैं। जबकि शादीशुदा था, लेकिन वो कोलकाता में दूसरी शादी कर लेता है। ये बात अनुपमा को पता चल जाती है। वहीं से इन दोनों के रिश्तों में कड़वाहट आती है। हालांकि तब तक इनके 2 बच्चे हो गए थे, सब बेटे छोटे छोटे थे, 2-3 साल के। तो इनकी शादी के बाद ये कड़वाहट आ गई, लड़ाई शुरू हो गई। उधर कोलकाता में फिर ये जब सारा भांडा फूट जाता है, जो दूसरी बीवी थी उसके साथ भी झगड़ा होता है। फिर वो उस दूसरी बीवी को छोड़ देता है और डॉक्टर राजेश गुलाटी वापस दिल्ली आता है, अनुपमा गुलाटी को मनाता है, सिखाता है, क्योंकि इन दोनों का लव मैरिज था। तो वो भी फिर ये कि अब ये बदल गया, अब ये वापस नहीं जाएगा, वो भी मान जाती। फिर दोनों एक साथ रहना शुरू कर देते हैं। फिर ये होता है कि चलो अब हम इन सारी चीज़ों से दूर एक नई ज़िंदगी शुरू करेंगे, तो उसके लिए एक नए शहर में चलते हैं। तो ये दोनों देहरादून पहुंच जाते हैं दिल्ली से। देहरादून में अपना घर वर लेकर वहीं रहने लगते हैं। बच्चे का एडमिशन वहीं करा देते हैं। लेकिन उस हादसे के बाद से ये होता है कि पति पत्नी के बीच में अक्सर झगड़ा होता है, और जब भी झगड़ा होता तो वो कोलकाता वाला जिक्र ज़रूर करती है अनुपमा गुलाटी। तो डेली का ये रूटीन बन गया इन दोनों के बीच में झगड़े का। तो इसके बाद कई बार हाथापाई हुई। हाथापाई के बाद मामला फिर पुलिस तक पहुंचा और अनुपमा गुलाटी ने पुलिस में कंप्लेंट लिखाई। फिर मामला कोर्ट में गया और उस कोर्ट से ये हुआ कि ठीक है, बच्चे चूके थे, दोनों अलग अलग नहीं रहना चाहते थे, तो एक ही छत के नीचे रहेंगे, लेकिन कोर्ट ने कहा कि आप हर महीने 20,000 रुपये अनुपमा को घर का खर्च चलाने के लिए पैसे देंगे। तो ये हर महीने डॉक्टर राजेश गुलाटी उसको पैसे देता था। लेकिन फिर धीरे धीरे राजेश गुलाटी का कहना था कि अनुपमा की डिमांड बढ़ती गई। वो कहती नहीं, 20,000 में घर नहीं चलता, 30, 40, 50, और उसको लेके घर में झगड़ा चलता। लेकिन दोनों एक ही छत के नीचे रहते और डेली लड़ते, डेली सब कुछ होता और फिर साथ ही रहते। 17 अक्टूबर 2010 को राजेश गुलाटी ऑफिस से घर आता है। उसके बाद घर आता है तो फिर घर में वही थोड़ी देर के बाद लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई शुरू हो जाती है तो राजेश गुलाटी का कहना था कि उस दिन धक्का मुक्की हो जाती है। तो अनुपमा गुलाटी उसे धक्का देती है, पलट के ये भी धक्का देता है। तो इसका कहना है कि मैंने उसको इतनी ज़ोर से धक्का दिया कि उसका सर जो बेड है उसके कॉर्नर से जाके लग जाता। तो जैसे ही बेड कॉर्नर से लगता है तो वो चोट गहरा था, इसलिए वो गहरी चोट लगने के बाद अनुपमा गुलाटी नीचे गिरती और बेहोश हो जाती है। डॉक्टर राजेश गुलाटी को लगता है कि ये शायद मर गई है, तो वो घबरा जाता है। फिर उसका कहना था कि उसने देखा कि नहीं उसकी सांस चल रही है। उसको लगा कि अब अगर ये ज़िंदा है और इसने फिर पुलिस में चली गई तो मैं जेल चला जाऊँगा। तो वो फिर घर के अंदर कॉटन रखा हुआ था बहुत सारा, वो कॉटन लाता और वो सारे कॉटन अनुपमा गुलाटी के मुंह में डाल देता है और तब तक मुंह को दाबे रखता है जब तक कि अनुपमा गुलाटी की सांसें टूट नहीं जाती, वो मर नहीं जाती। और ये उसने कैमरे पे भी कहा है, इवन जो हमने टीज़र डाला आप उसमें सुन सकते हैं क्राइम तक पे। तो ये तो पहला पार्ट हो गया। उसके बाद वो मर जाती है अनुपमा। अब चूँकि ये सब कुछ अचानक हुआ, कोई प्लान नहीं था, एक्सीडेंटल उसके हिसाब से धक्का दिया, सर में चोट लगी, वो बेहोश हुई। उसके बाद इसे डर लगा कि जेल चले जाएंगे। फिर उसने कॉटन लाया और उसके मुंह में डाला और उसका एक तरह से दम घोट के उसको मार दिया। थोड़ी देर के बाद, अब चूँकि बच्चे छोटे थे दोनों, वो दूसरे कमरे में थे, तो अब इसे एहसास हुआ कि ये तो उसके हाथ से खून हो गया, तो अब क्या करें। उसने वो बॉडी उठाई, डेड बॉडी, और उठा के ले जाके बाथरूम में रख दिया और बाथरूम को बंद कर दिया। इसके बाद अब वो सोच रहा था कि इस डेड बॉडी को कैसे ठिकाने लगाएं। तो देहरादून से उसके दिमाग में ये था कि देहरादून से मसूरी की तरफ चलते हैं और रास्ते में चूँकि खाई है तो कहीं भी गाड़ी रोक के डेड बॉडी को फेंक देंगे। लेकिन घर से डेड बॉडी को बाहर तक कैसे ले जाएं, घर से डेड बॉडी को कार तक कैसे ले जाएं, ये मुश्किल काम था। क्योंकि जिस जगह पे घर था वहाँ से वो बाहर अगर हाथ से लेकर जाता बोरी में या किसी भी चीज़ में, तो कोई भी पड़ोसी देख लेता और डाउट हो जाता। तो ये सारी उधेड़ बुन में 2 दिन निकल गए। तो 17 अक्टूबर को इसने कत्ल किया। 18 और 19 2 दिन निकल गए क्योंकि उसे मौका नहीं मिला डेड बॉडी को ठिकाने लगाने का। अब उसे डर हुआ कि 2 दिन से बाथरूम में लाश पड़ी हुई है, अगर ये फिर इसमें से बदबू आने लगेगी तो पड़ोसियों तक जाएगी, भेद खुल जाएगा, तो क्या करे। तो 19 तारीख को रात को इसको ये एक आइडिया आया।
और वो आइडिया कहाँ से आया? एक फिल्म से। क्योंकि जिस लैपटॉप में ये काम करता था, उस लैपटॉप को जब पुलिस ने रिकवर किया तो उसके हार्ड डिस्क में एक ही सिर्फ मूवी थी, और वो मूवी थी द साइलेंस ऑफ द लैम्प्स। 1991 में ये फिल्म आई थी, जो एक साइको किलर पे थी। वो लड़कियों को किडनैप करता था, फिर उन्हें मारता था और फिर उन्हें टुकड़े कर देता था। तो ये बहुत ही हिट मूवी है साइलेंस ऑफ द लैम्प्स। तो वो वहाँ से उस इंस्पायर हुआ। ये बाज़ार गया 20 अक्टूबर को, वहाँ से इसने एक डीप फ्रीज़र ख़रीदा। डीप फ्रीज़र जो मज़दूर लेकर आया अपने सामने, इसने घर में रखवाया। उसके बाद फिर ये बाज़ार गया, और जब भी जाता था अपने बच्चों को, दोनों बेटों को लेकर जाता था, छोटे छोटे थे। उसके बाद जाके उसने एक आरी ख़रीदी अलग दुकान से। एक दुकान से इसने स्टोन कटर ख़रीदा, वो जो पत्थर काटने की जो मशीन होती है, और एक दुकान से हथौड़ा लिया, हैमर। तो 3 दुकान से इसने, हालांकि एक ही दुकान में तीनों चीज़ मिल सकती थी, पर उसने 3 अलग अलग दुकानों से लिया। उसके बाद ये अब सारी चीज़ें इसने जमा कर ली, डीप फ्रीज़र भी आ गया, ये भी आ गया। लेकिन अब उस वक्त, जब ये अक्टूबर की बात हम बता रहे हैं आपको, 17 अक्टूबर को मर्डर हुआ। 17, 18, 19, 20, 21 तक स्कूल की छुट्टी थी। शायद कोई फेस्टिवल था कुछ, तो ये स्कूल की छुट्टियां चल रही थी। तो इसके दोनों बच्चे घर में थे, स्कूल जा नहीं रहे थे। तो अब उसको ये था कि बॉडी ठिकाने कैसे लगाएं, घर में बच्चे हैं। फिर उसने वेट किया, बट ये काम किया कि उसने 2 दिन के बाद डिफ्रीज़र ले आया था। एक बड़े से पॉलीथीन में डेड बॉडी को लपेटा और उस पूरी लाश को उठा के बाथरूम से डीप फ्रीज़र में रख दिया उसने, पूरी साबुत लाश। चूँकि डीप फ्रीज़र काफ़ी बड़ा था, और डीप फ्रीज़र को लॉक कर दिया। इसके बाद ये इंतज़ार करने लगा कि इसके बच्चों का स्कूल खुले। 5 दिन के बाद स्कूल खुला। बच्चे को स्कूल इसने सुबह भेजा, खुद छोड़ कर आया। वापस घर आता है, दरवाज़ा बंद करता है, डीप फ्रीज़र से लाश निकालता है बाहर, बाथरूम में ले जाता है, और सबसे पहले उस दिन 5 दिन के बाद वो स्टोन कटर, आरी और हैमर, इन तीनों का इस्तेमाल करके वो दोनों पैर और लेफ़्ट हैंड काटता है। और इसी में काफ़ी वक्त लग जाता है, चूँकि वो एक तो वो ये देख रहा था कि कहाँ कहाँ पे खून जम गया है, ताकि बाथरूम में ब्लड ना फैले। तो डीप फ्रीज़र में रखने से वो थोड़ा सा जम गया था सब कुछ। तो ये वो पोर्शन काट रहा था जहाँ जहाँ से ब्लड कम निकलने के चांसेस थे। तो पहले दोनों पैर काटा उसने, घुटनों से और हाथ। इन 3 पीस को उसने 3 अलग अलग पॉलीथीन में रखा। उसके बाद जो बाकी बॉडी बची, उसको फिर इसने ले जाके वापस डीप फ्रीज़र में डाल दिया। चूँकि वक्त हो गया था और बच्चों को फिर स्कूल भी लाना था, सफाई भी करनी थी। उसके बाद ये चीज़ हो गई। अब ये है कि ये पीसेस कहाँ फेंके। पॉलीथीन बाहर लेकर जाए तो उसे डर था कि लोग पूछ लेंगे, को टोकेंगे। तो उसने फिर उसका भी इंतज़ाम किया। उसने ये तय किया कि जब जब इनके बच्चों की स्कूल की छुट्टी होगी, ये उस दिन अपने बच्चों को कार में बैठाएगा और उनको लेकर जाएगा, और उस दिन कुछ कुछ टुकड़े ले जाएगा, और एक साथ ज़्यादा नहीं, 1 या 2, ताकि किसी को शक ना हो। तो अब स्कूल की छुट्टी संडे होती थी या सैटरडे। तो बच्चों के स्कूल जाने के बाद पहले दिन इसने सिर्फ 2 पैर और 1 हाथ काटे। फिर बच्चे अगले दिन स्कूल गए। फिर इसने उसके बाद बाकी पीसेस करने शुरू किए। यह सिलसिला करीब 57 दिनों तक चलता रहा, और उसने पॉलीथीन बना बना के डीप फ्रीज़र में रखता रहा, और वो छोटे छोटे वो करता था ताकि कभी किसी को पॉलीथीन ले जाने में शक ना हो। और हर सैटरडे संडे जब इसके बच्चों की छुट्टी होती थी, ये 1 या मैक्सिमम 1 दिन 2 इसने पॉलीथीन निकाले, और ये ले जाने के बाद देहरादून से ये मसूरी की तरफ जाता था, और मसूरी की तरफ जहाँ पे भी देखता था आगे पीछे कोई गाड़ी नहीं है, वहाँ से वो पॉलीथीन खाई में फेंक देता था। और खाई को भी ऐसी जगह देखता था जहाँ खाई में कभी कोई इंसान, जैसे बहुत सारे पहाड़ों पे लोग नीचे भी उतर जाते हैं, तो ऐसी जगह जहाँ पे कोई नीचे उतरता ना हो, ताकि कोई पॉलीथीन किसी के हाथ ना आए और वो कोई जानवर वानवर खा ले। तो ये बाथरूम में काटता रहा, डीप फ्रीजर में रखता रहा, और हर सैटरडे संडे अपने बच्चों के साथ जाके जहाँ मौका मिलता रहा फेंकता रहा। और चूँकि उसको ज़्यादा फेंकना नहीं था, 1 या 2। अब ये सोचिए आप कि इन 57 दिनों तक घर में डीप फ्रीज़र में लाश पड़ी हुई है, टुकड़ों में पड़ी हुई है। बाथरूम में हर दिन वो लाश के बाकी पार्ट निकालता और फिर काटता, फिर वापस रख देता। और उसी घर में वो सोता, उसके दोनों बच्चे सोते, वो खाना बनाता, चूँकि मेड वेड नहीं थी उसको, वो भी था कि खतरा है, वो खुद खाना बनाता, उस घर में रहता।
लेकिन उन बच्चों को उन 57 दिनों तक उसने कभी बाथरूम में जाने नहीं दिया। अगर वो बॉडी और सारे पार्ट्स डीप फ्रीजर में तब भी ना, वो उनको बाहर नहलाता था, खुद बाथरूम में नहाता था, उसी बाथरूम में जिसमें वो अपनी बीवी के टुकड़े किया करता था, लेकिन बच्चों को कभी नहीं ले गया। तो एक ही घर के अंदर वो रात को सोता भी था उसी में जहाँ डीप फ्रीजर में लाश पड़ी हुई है, उसी घर में खाता भी था, उसी घर में नहाता भी था, उसी घर में उसके बच्चे भी थे। तो ये उसने 57 टुकड़े करके वो सारे रखे थे, और इसलिए 57 दिन बाद जब पुलिस पहुंची तो वो उसको इसलिए इतने सारे पॉलीथीन मिले क्योंकि दिन जो उसने काउंट किया था कि सिर्फ बच्चों के साथ ही जाके मुझे टुकड़े ठिकाने लगाने, वो हफ्ते में उसे 1 या 2 दिन मौका मिलता था, महीने में 6 या 8 दिन। और पॉलीथीन उसका ये था कि 1 या 2 से ज़्यादा लेके जाना नहीं है, तो पॉलीथीन की गिनती इस हिसाब से कम थी, और इसलिए 57 दिनों में वो बहुत ज़्यादा फेंक नहीं पाया। उसका इरादा यही था कि वो हर वीक कर के और बाकी जितने बचे हैं उनको लंबे टाइम तक फेंकता रहेगा। लेकिन सिर्फ एक गलती ने उसको फंसा दिया, और वो गलती ये थी कि जिस दिन ये रिपोर्ट लिखाने के लिए जा रहा था 12 दिसंबर 2010 को, इसका भाई अनुपमा गुलाटी का, इसने व्हाट्सएप मैसेज कर दिया उसको कि अब मैं इस दुनिया से दूर जा चुकी हैं, आप सबसे मुझे ढूंढना मत। इस मैसेज की वजह से इसके भाई को इस पर शक हुआ था कि 57 दिन तक उसने कभी संपर्क नहीं किया, कभी कुछ पता नहीं चला। आज जब पुलिस के पास जा रहे हैं तब ये मैसेज ऐन वक्त पे क्यों, और यहीं वो फंस गया। बाद में उसने अपना क्राइम एक्सेप्ट किया, उसने अपने सारी चीज़ें मानी, पर वो ये भी कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता था एक वक्त में, अब नहीं। अब उसका था कि इतनी लड़ाई लड़ चुकी थी, वो उससे इतना लड़ती थी कि उसके बाद उसके लिए उसके दिल में कुछ रहा नहीं है। बट हाँ, उसको अफसोस ये था कि उसके इस हरकत की वजह से माँ तो दुनिया से चली गई, वो खुद जेल पहुंच गया, और एक तरह से उसके दोनों बच्चे अनाथ और यतीम हो गए। उसके बाद ये मामला चला 2010 से लेके उत्तराखंड की जो सेशन कोर्ट है वहाँ पे देहरादून में, और अभी सितंबर 2017 में लोअर कोर्ट का फैसला आया जिसमें इसको उम्र कैद की सज़ा दी गई है। अभी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना बाकी है, लेकिन इसमें चूँकि इसको ये सारी चीज़ों के बावजूद फांसी की सज़ा इसलिए नहीं हुई क्योंकि कोर्ट ने ये माना कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर में इसलिए नहीं आता है कि जो मर्डर हुआ था, जो कत्ल हुआ था, वो प्री प्लान नहीं था, और वो एक हस्बैंड वाइफ के बीच झगड़ा था, और झगड़े के दौरान में उससे एक खून हो गया। तो ये चीज़ें रेयरेस्ट ऑफ रेयर में नहीं है। हाँ, जो उसने टुकड़े किए, डीप फ्रीज़र में रखे, बाकी चीज़ें हुई, वो कत्ल के बाद हुआ, तो उन चीज़ों को इसके साथ नहीं जोड़ा जा सकता, जैसे तंदूर कांड में हुआ था। तो ये थी डॉक्टर अनुपमा और राजेश गुलाटी की पूरी कहानी। और देहरादून में ऐसा हादसा या ऐसा क्राइम, ऐसी वारदात 2010 में जो हुआ, ना उससे पहले कभी हुआ था, ना अभी तक 2018 आ गया, ऐसी कहानी कभी सुनने को मिली। और आज भी जो सुनता है वो चौंकता है। और मैं जब पहली बार इस चूँकि जब ये इंसिडेंट आया, हम लोगों ने लगातार शो बनाया, तो मैं जब राजेश गुलाटी से मिला तो मुझे बिल्कुल नॉर्मल इंसान मिला, एक पढ़ा लिखा सॉफ्टवेयर इंजीनियर जैसे जो होना सब कुछ। और जब वो अपनी बीवी के बारे में बात करता था तब भी एकदम नॉर्मल, उसके चेहरे पे कोई कुछ नहीं, ऐसा भी नहीं कि उसने कुछ गलत कर दिया है। और इवन जो पुलिस वाले थे, वो जब पुलिस इंट्रोगेट कर रही थी, पुलिस कस्टडी में थे, तो पुलिस वाले भी कहते थे ये बड़ा नॉर्मल है और बहुत ही कोऑपरेट कर रहा है, और जो चीज़ें पूछो सब बता देता है। तो एक अलग मतलब उसकी पूरी शख्सियत थी। लेकिन वो जो रोज़ रोज़ का उसका झगड़ा था, वो हमेशा यही कहता था पुलिस कि उसने उसको वहाँ तक पहुँचा दिया कि उसे लगा कि अब और मेरे पास कुछ है नहीं तो यही कर दो। पर उसके बाद जो उसने किया था वो फिर उसके दिमाग का दूसरा पहलू बताता है कि कैसे एक शख्स अपनी ही बीवी के किस्तों में हर दिन, मतलब डीप फ्रीजर से बॉडी निकालना है, फिर उसके कौन कौन से पीस काटने हैं, फिर उसके बाद सफाई करनी है, फिर वापस रखना है, फिर निकालना है, फिर बच्चों के साथ संडे में उन्हीं की, मतलब दोनों बच्चे साथ में हैं और उनकी माँ के लाश के टुकड़े उन्हीं की मौजूदगी में लेके वो जा रहा है और फेंक रहा है। तो ये जो जहन है या जहनियत है या सोच है, वो सोच से थोड़े परे की चीज़ थी। सर के बच्चे अपनी माँ को ही ढूंढ रहे थे, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। तो ये थी कहानी। अब आपसे इससे जुड़े हुए जो भी आपके सवाल हैं वो मैं आप ज़रूर लेता हूँ। एक अभी मुझे सवाल कह रहे हैं कि क्या बच्चे अपने माँ को नहीं ढूंढते थे? पहले दिन से ढूंढते थे। 17 अक्टूबर 2010 को वो अनुपमा जब गायब हुई तो पहले दिन, चूँकि बच्चे बहुत छोटे थे दोनों, तो पहले दिन से ढूंढते थे और पूछते थे कि पापा मम्मा कहाँ है, मम्मा कहाँ है।
तो पहले दिन से वो एक ही जवाब देता था कि तुम्हारी मम्मा बेटा दिल्ली नाना नानी के पास गई हैं, कुछ ज़रूरी काम है और वो लौट आएंगे। वो बच्चों को शुरू से यही बता, उसने बच्चों को कभी ये नहीं कहा कि वो लड़के चली गई या कुछ हो गया है या फिर गुस्सा है, नहीं। वो बच्चों से भी बहुत प्यार करता था, तो वो हमेशा बच्चों को यही कहता था कि वो दिल्ली नाना नानी के पास गए, आ जाएगी और तुम्हारे स्कूल की फिर जब ये सब हो जाएगा तो मैं तुम्हें दिल्ली ले चलूँगा, तो मम्मी के पास नाना नानी के पास हैं। तो बच्चों को उसने हमेशा यही बता रखा था। पुणे में एक जगह है तिलक रोड। तिलक रोड के पास एक अभिनव कला महाविद्यालय है जहाँ आर्ट्स की और इसकी पढ़ाई होती है, कॉमर्शियल आर्ट की। तो अभिनव कला महाविद्यालय में सारे बच्चे पढ़ते थे। वहाँ पे 4 लड़के भी पढ़ते थे, राजेंद्र जक्काल, दिलीप सुतार, शांताराम कनौजी और मुनव्वर हारून शाह। तो राजेंद्र, दिलीप, शांताराम और मुनव्वर, ये चारों भी उसी कॉमर्शियल आर्ट्स के स्टूडेंट थे अभिनव कला महाविद्यालय के। बट बाकी स्टूडेंट्स की तरह इन लोगों का पढ़ाई में ध्यान बहुत कम रहता था। इनको गलत बहुत सारी आदतें थी, लत थी, शराब पीने की, चोरी करने की, और बहुत अच्छे फैमिली से भी नहीं थे, तो पैसे भी नहीं देते कि घर वाले इनकी ख्वाहिश पूरी कर सकें। तो इनका अक्सर कॉलेज के अंदर झगड़ा भी होता था, मारपीट भी होती थी, और शराब और नशे के लिए जब पैसे कम पड़ते थे तो इन्होंने लोगों की जो बाइक, स्कूटर, इसको चुराना शुरू कर दिया और चुरा चुरा कर बेचना शुरू कर दिया। तो ये कॉलेज से ही इनकी जो फितरत थी वो एक क्राइम और क्रिमिनल की तरह थी। ये सारी चीज़ें चलती रही, मारपीट, चोरी, शराब, सब कुछ। फिर धीरे धीरे इन चारों ने मिलके, चूँकि चारों बदनाम हो चुके थे, चारों का नाम एक साथ आता था, तो इन्होंने एक अपना, यही 4 मिलके इन्होंने कहा अपना एक गैंग बनाते हैं, और गैंग बनाने के बाद पैसे कमाते हैं। कमाल देखिए कि इसी कॉलेज जहाँ पे ये अभिनव कला महाविद्यालय है, इसके ठीक पीछे एक छोटा सा होटल था जिसका नाम था विश्वा। उस विश्वा होटल के जो मालिक सुंदर हेगड़े, उनका बेटा प्रकाश, वो भी इसी कॉलेज में पढ़ता था और इन चारों के साथ था। और ये चारों उस प्रकाश को जानते थे कि कॉलेज के पीछे होटल है। कई बार गए भी थे वो लोग उस होटल में खाने, छोटा सा ढाबा टाइप। तो जब इन्होंने गैंग बनाया और कहा कि कुछ करते हैं, तो पहला टारगेट इन्होंने जो किया, अपने ही कॉलेज के साथी प्रकाश को, 20-22 साल का लड़का। 16 जनवरी 1976 पुणे में दहशत की कहानी यहीं से शुरू होती है। ये चारों अपने एक और दोस्त को लेकर, जो वहीं पे उसी कॉलेज में पढ़ते थे, उसको अपने साथ मिलाते हैं और वो कहते हैं कि प्रकाश को लेकर आते हैं और हम लोग उससे कुछ ऐसे ही पैसे वैसे वसूलेंगे। अच्छा, इन चारों के बारे में सबको पता था तो जो इनका दोस्त था उसे भी मालूम था कि ठीक है ये कुछ करेगा, वो भी थोड़ा बिगड़ा हुआ था, तो वो मान जाता है। और फिर ये चारों 16 जनवरी को उसको अपने पास ले आते हैं। ये चारों प्रकाश को अपने साथ लेके चलते हैं और फिर जो इनमें जक्काल था, एक राजेंद्र जक्काल, अपने एक जानने वाले के घर पे ले जाता है प्रकाश को। और प्रकाश से फिर वहाँ पे ले जाने के बाद फोर्सफुली कहता है एक लेटर पे कि तुम लिखो कि तुम अपनी मर्ज़ी से, नहीं कि तुम हमारे कब्ज़े में हो और ये चीज़ें हैं, और नीचे साइन करो। जान के खातिर प्रकाश लिखता है और नीचे साइन भी कर देता है। तो ये एक तरह से उसका किडनैप किया था इन्होंने। अब ये लेटर प्रकाश के बाप सुंदर हेगड़े को देना था, फिर उनसे पैसे लेने थे फिरौती के। जब लेटर लिख चुका प्रकाश, लेटर लिखने के बाद इन चारों ने पहली बार नायलॉन की रस्सी से प्रकाश का गला घोटा। उसके मुंह में एक तो कपड़ा डाला, फिर नायलॉन की रस्सी से एक गांठ बनाया और उस गांठ को उसके गले में डाला और खींचा, और तब तक खींचा जब तक कि प्रकाश मर नहीं गया। मारने के बाद एक लोहे के वहाँ पे ड्रम था, उस ड्रम के अंदर उसकी बॉडी डाली और फिर उसको वहीं पे एक पेशवा पार के पास कोई एक लेक है, वहाँ पे ले जाकर उस ड्रम को उसमें डाल दिया। पहला कत्ल इन्होंने प्रकाश का किया था 16 जनवरी 1976 को, अपने ही कॉलेज के एक दोस्त का, जिसके बाप का होटल था, अब उससे पैसे लेने थे। रात को कत्ल करने के बाद अगले दिन ये वो लेटर जिस पे इन्होंने प्रकाश से ज़बरदस्ती साइन कराया था उसके बाप को भेजते हैं। प्रकाश उस दिन घर लौटा नहीं था, बाप परेशान, घर वाले परेशान
इस दौरान में जब लेटर मिलता है तो उन्हें लगता है कि किडनैप हो गया, वो पुलिस के पास भागते हैं, पुलिस को लेटर दिखाते हैं। तभी एक चीज़ अचानक खटकती है प्रकाश के फादर को। वो ये कि उस लेटर में नीचे साइन की जगह पे प्रकाश ने अपना नाम लिखा था। हैंडराइटिंग प्रकाश की थी, वो सब पूरे घर वाले मान गए, कॉपी के साथ भी उसका मिलान किया गया सब। लेकिन प्रकाश नाम देखकर उनके फादर को थोड़ा सा डाउट हुआ, इसलिए कि प्रकाश हमेशा जब कोई लिखता था तो उसका घर का नाम देवदास था, तो हमेशा अगर घर वालों को कुछ लिखता था तो नीचे देवदास अपना नाम लिखता था। तो फादर को लगा कि ये उससे ज़बरदस्ती लिखाया गया और वो कहीं खतरे में है। उन्होंने पुलिस को ये चीज़ बताई, लेकिन वही होता है कि जब तक शुरुआत में कुछ हो नहीं, पुलिस भी उसको लाइटली लेती है। पुलिस ने लाइटली लिया, केस की छानबीन उस तरीके से की नहीं, उन्हें लगा कि कुछ हो जाएगा, अपने आप मिल जाएगा। दिन बीत गया, प्रकाश नहीं मिला। जनवरी से अगस्त आ जाता है। अगस्त में अब ये लोग प्रकाश का कत्ल करने के बाद वहाँ से ये कि पुलिस ना पकड़े, कोल्हापुर निकल लेते हैं और कोल्हापुर में एक बिजनेसमैन के घर पे ये वहाँ पे अटेम्प्ट करते हैं रॉबरी करने की। लेकिन वो बिजनेसमैन के लोग, वहाँ पे सिक्योरिटी ज़्यादा थी, ये नाकाम होते हैं, फिर कोल्हापुर से भाग आते हैं और वापस फिर पुणे का रुख करते हैं। 31 अक्टूबर 1976, 31 अक्टूबर 1976, ये चारों, बहुत दिन हो गया था, अब इनको था कि कुछ बड़ा हाथ मारना है। पुणे के विजयनगर में अच्युत जोशी अपनी फैमिली के साथ, अपनी पत्नी के साथ रहते थे, वहाँ के वेल नोन, जानने वाले अच्छे लोग। ये चारों जोशी जी के घर में एंट्री मारते हैं और उसके बाद अच्युत जोशी जी और उनकी वाइफ उषा, इन दोनों के मुंह में कपड़े ठूंसते हैं। नायलॉन की उसी रस्सी से जो प्रकाश का जैसे कत्ल किया था, गांठ बना के दोनों को बारी बारी कत्ल करते हैं और उसका लूटपाट जब शुरू करते हैं, तभी इत्तेफाक से उषा का बेटा आनंद, वो कहीं उस वक्त बाहर गया हुआ था, वो घर के अंदर आ जाता है। जैसे ही आता है ये लोग फिर आनंद के ऊपर भी काबू पा लेते हैं। उसके बाद आनंद के सारे कपड़े उतार देते हैं। आनंद को नंगा करने के बाद फिर पूछते हैं कि कहाँ कहाँ पे क्या रखा है। फिर वो जो भी चीज़ें बताता है, उसके बाद आखिर में निकलने से पहले फिर आनंद के मुंह में कपड़ा डालते हैं, नायलॉन की रस्सी से सेम उसी तरीके से गला घोटते हैं जैसे अभी थोड़ी देर पहले आनंद की माँ उषा और उसके पिता अच्युत जोशी जी का गला घोटा था, और उससे पहले प्रकाश का। उस घर से ये लोग, इन्हें उम्मीद थी कि बहुत कुछ मिलेगा। एक घड़ी मिली, कुछ 1000 रुपये मिले और उषा का मंगलसूत्र, बस ये चीज़ें थी, ये लेकर चले गए। प्रकाश के कत्ल को लेकर पुलिस उतनी संजीदा नहीं थी, उतना हाई प्रोफाइल मामला नहीं था। लेकिन जैसे ही अच्युत जोशी जी के घर के इस कत्ल की कहानी बाहर आई, और उस कहानी में एक अजीब भी कि तीनों को नायलॉन की रस्सी से गला घोटा गया और आनंद जो उनका बेटा था उसके सारे कपड़े उतार लिए गए थे, तो ये जब मीडिया में खबरें आई और उसके बाद फिर धीरे धीरे जब बाकी रिपोर्टर ने और तफ्तीश की, तो इसी तरीके खबर की ऐसी एक और कत्ल हुआ, मतलब वहाँ पे हुआ था पुणे के कहीं बाहर, लेकिन उसमें सिर्फ फ़र्क इतना था कि नायलॉन की रस्सी का इस्तेमाल नहीं किया गया था। तब कुछ जर्नलिस्ट ने और भी कत्लों को इससे जोड़ना शुरू किया, लेकिन पुलिस का मानना था कि नहीं, ये शायद इकलौता ऐसा मामला है। लेकिन एक फैमिली पुणे जैसे शहर में घुसकर हस्बैंड वाइफ बेटे को मारना, इस तरीके से मारना, बेटे के कपड़े उतारना और फिर चले जाना, इस खबर ने लोगों को डराना शुरू किया। यहीं से बुनियाद पड़ी। मीडिया में फ्रंट पेज पे सारी खबरें आई, ये चारों भी घबराए। इसके बाद अक्टूबर 31 ख़त्म होता है, करीब 15-20 दिन बीत जाता है, चूँकि हाथ इन्होंने बड़ा मारा नहीं था। 22 नवंबर 1976 को ये तीसरा अटेम्प्ट करते हैं पुणे में। इस बार यशोमती बाफना, एक वहाँ पे उनका बंगलो, अच्छा खासा बंगलो, वहाँ ये लोग रात को घुसते हैं 22 नवंबर को। लेकिन वहाँ पे उस वक्त बाफना के 2 नौकर थे जो हट्टे कट्टे थे। ये 4 थे, लेकिन वो 2 नौकर और बाफना, ये लोग उनके साथ उलझते हैं। इन चारों को लगता है कि शायद फंस जाएंगे या हमें से कोई एक आग पकड़ा जाएगा, तो ये अपना इरादा छोड़ देते हैं और उस दीवार को फांद कर किसी तरह वहाँ से अपनी जान बचा कर चारों भाग जाते हैं। ये इंसिडेंट होने से रह गया। बाफना बाद में पुलिस में रिपोर्ट भी लिखाते हैं, लेकिन यहाँ पे पुणे पुलिस थोड़ी सी मार खा जाती है। वो इस केस को एक आम रॉबरी या अटेम्प्ट टू बलगरी इस टाइप का केस मान के उन चारों के बारे में ज़्यादा कुछ लिखती तो है रिपोर्ट, ज़्यादा तफ्तीश नहीं करती, और ये सबसे बड़ी गलती थी पुलिस की। क्योंकि 22 नवंबर के एक हफ्ते के बाद पुणे में सबसे बड़ा इंसिडेंट होता है। अब 1 दिसंबर 1976,
1 दिसंबर रात करीब 8 बजे स्मृति करके एक बंगला है, स्मृति, पुणे में। बहुत उस वक्त मतलब इस केस के बाद तो बहुत सारे लोग जाया करते थे वहाँ पे। भंडारकर रोड पे है ये। तो यहाँ पे ये लोग एक संस्कृत के बहुत ही स्कॉलर जाने माने, जिनका नाम था काशीनाथ शास्त्री अभ्यंकर। मैंने आपसे शुरू में कहा था कि जोशी अभ्यंकर मर्डर के नाम से ये केस बहुत मशहूर है। तो संस्कृत के स्कॉलर काशीनाथ शास्त्री अभ्यंकर, जिनकी उम्र उस वक्त 88 साल थी, 88 ईयर्स ओल्ड थे, 76 में। तो इस स्मृति बंगलों में काशीनाथ शास्त्री जी, उनकी पत्नी इंदिराबाई जिनकी उम्र 76 साल थी, उनकी मेड सखू भाई, इसके अलावा एक पोती जय जिसकी उम्र 21 साल थी, और पोता धनंजय जिसकी उम्र 19 साल थी। 5 लोग 1 दिसंबर 1976 को उस बंगले में थे। ये 4 लोग वहाँ एंट्री करते हैं। सबसे पहले गेट पे इनको अभ्यंकर मिलते हैं, चारों को। ये अपने साथ कपड़े की एक पोटली बना के चलते थे, छोटा सा। तो सबसे पहले अभ्यंकर के मुंह में वो कपड़ा ठूंसते हैं, दूसरा शख्स नायलॉन की रस्सी गले में डालता है और लेकर अंदर चलता है। अभ्यंकर को गला घोट के मार देते हैं। इसके बाद दूसरी शिकार बनती हैं उनकी पत्नी इंदिराबाई। सेम उनके गले में भी कपड़ा ठूंसा जाता है, फिर नायलॉन की रस्सी से गला घोटा जाता है। इसके बाद मेड को इसी तरीके से मारा जाता है। इसके बाद धनंजय जो पोता था, इसको इसी तरीके से मारा जाता है। आखिरी में बचती है जय, जिनकी पोती थी, 21 साल उम्र थी। ये उसको मारते नहीं हैं। ये जो उषा के बेटे के साथ, आनंद के साथ हुआ था 31 अक्टूबर 1986, जो जोशी के बेटे के साथ, उसके सारे कपड़े उतरवाते हैं। यहाँ पे भी अभ्यंकर की पोती के वो सारे अपने उसको धमका कर उसको सारे कपड़े उतरवा देते हैं। उसके बाद उससे पूछते हैं कि कहाँ कहाँ और क्या क्या रखा हुआ है। वो बेचारी डर के हमारे सब कुछ बताती है, क्योंकि वो देख भी चुकी थी कि यहाँ पे तमाम उसके अपनों की लाशें पड़ी हैं। तो आप समझ सकते हैं। फिर वो वहाँ जहाँ जहाँ पे वो बोलते हैं वो वैसा ऐसा करती है, सब बता देती है। अब उनके जाने की बारी थी। चलते चलते उनमें से फिर एक जय के मुंह में भी कपड़ा ठूंसता है और नायलॉन की रस्सी से उसका गला घोटता है, और उसको भी मारने के बाद फिर ये पांचों वहाँ से चले जाते हैं। इस इंसिडेंट के करीब 1-1.5 घंटे के बाद जो अभ्यंकर के बड़े बेटे और उनकी पत्नी थी, ये किसी फंक्शन में गए हुए थे। ये वहाँ से लौटते हैं, और जब लौटते हैं तो घर के अंदर एक साथ 5 देखते हैं। जाहिर सी बात है, इसके बाद चीख पुकार मचता है, पुलिस तक बात पहुँचती है, और सुबह हर अखबार में फिर से हेडलाइन, पुणे के एक फैमिली के 5 लोगों का कत्ल। अब इस इंसिडेंट के बाद, अभ्यंकर की फैमिली की मौत के बाद, पुणे में दहशत एकदम अपने मतलब ऐसा था कि लोग वाकई डरने लगे, घबराने लगे। इसी के बाद हालात ये हुए थे, इस इंसिडेंट के बाद, कि सीआरपीएफ की टुकड़ी को बुलाना पड़ा गश्त करने के लिए, पुलिस की पेट्रोलिंग बढ़ानी पड़ी। लोगों से कहा गया कि आप घबराए नहीं। लोगों ने घर से निकलना छोड़ दिया, नाइट शो, इवनिंग शो, पिक्चर देखने छोड़ दिए, हॉल खाली, थिएटर खाली, और इन सब चीज़ों के लिए पुणे काफ़ी जाना जाता है। लेकिन कातिल का पता नहीं चला, तो लोग अब डर रहे हैं, घरों में सिमटे हुए हैं ये पूरे कुछ महीने, और हर एक को ये कि पता नहीं कब किसके घर में कौन घुस जाए। और जिस तरीके से कहानी सामने आ रही थी, क्योंकि कातिल पता नहीं, कातिल का मकसद पता नहीं, चेहरा नहीं मालूम, क्यों मार रहा है ये नहीं मालूम, और सारे कत्ल में एक ही कातिल है या एक ही गैंग है ये तक पुलिस को नहीं मालूम। पुलिस एकदम अंधेरे में। ये दिसंबर के बाद 2 महीने और बीत गए, जनवरी फरवरी बीत गया, कातिल का कुछ पता नहीं। पुणे के लोगों के मन से दहशत जा नहीं रही है। तभी 23 मार्च 1977 आ जाता है, अभ्यंकर की फैमिली के कत्ल के 3 महीने बाद। 3 महीने के बाद अनिल गोखले नाम का एक लड़का, जो कि उसी कॉमर्शियल कॉलेज का कॉमर्शियल आर्ट का स्टूडेंट पढ़ने वाला, जिसके ये चारों थे, वहीं का स्टूडेंट था। 23 मार्च 1977 को अनिल गोखले कहीं जा रहा था। ये चारों जक्काल और ये जो लड़के थे, ये अनिल गोखले को मिलते हैं, इसको लेकर जाते हैं एक सुनसान जगह पे, अपने दोस्त के घर पे। उसी तरह नायलॉन की रस्सी से अनिल को भी ये मारते हैं, और फिर उसकी बॉडी को वहीं पे एक मुल्ला मुठा रिवर है, बुन या बन गार्डन है शायद, वहाँ पे डंप कर देते हैं 23 मार्च 1977 को। अनिल का कत्ल पुणे में होने वाला ये 10वां कत्ल था, क्योंकि पहला कत्ल प्रकाश का हुआ, दूसरा जोशी फैमिली का जिसमें 3 लोग मारे गए,
4, 5 कत्ल अभ्यंकर की फैमिली में 9 और अनिल गोखले का 23 मार्च 1977 को 10वां कत्ल। इस 10वें कत्ल में पहली बार एक पुलिस को सुराग मिलता है। हालांकि सुराग पहले भी मिला था, लेकिन पुलिस ने उस तरफ कभी ध्यान दिया नहीं। जब 10वां कत्ल हुआ तो फिर से वैसे ही डरे हुए लोग पुलिस के ऊपर उंगलियां उठ रही हैं कि कुछ कर नहीं रहे। तो बाकायदा फिर एक स्पेशल टीम बनाई हुई थी। उस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस जो थे, एसीपी, जो इस पूरे मामले को देख रहे थे, मधुसूदन हुलियालकर, तेज तर्रार अफसर। तो जब अनिल गोखले की लाश मिली तो उस लाश को भी पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। लेकिन इत्तेफाक से उस दिन नसीब अच्छा था, जो इस केस को वहाँ पे देख रहे थे इंस्पेक्टर मानिक राव ने जब अनिल के गले में फांसी का फंदा देखा, नायलॉन की रस्सी का, तो उसे कुछ याद आया। अब चूँकि सारी इंसिडेंट की फोटोग्राफी भी होती है, तो उसने पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद लाश को उषा की फैमिली, अभ्यंकर की फैमिली, इन सब के फोटोग्राफ्स निकाले। और उसने जब ध्यान दिया तो देखा कि इन सारे लोगों के गले में जो नायलॉन की रस्सी से फंदा कसा गया था, उसको गांठ बांधने का तरीका एक जैसा था। जैसे सभी में 2 या 3 तरीके के जो गांठ थे अलग, वो एक तरीका था, किसी में भी अलग अलग नहीं था। तो इससे पहली चीज़ ये क्लिक की कि इन सारे कत्ल के पीछे जो भी फंदा कस रहा है, गांठ बांधने वाला कोई एक शख्स है, क्योंकि वो अलग अलग नहीं। आमतौर पे जब गांठ बांधते तो कई लोग अलग अलग, कोई 1 बार गांठ देते हैं, कोई 2 देते हैं, कोई 3, कोई 4, कोई 5 अपने हिसाब। बट इन सारे गांठ का कॉमन एक तरीका था और एक ही तरीके से बांधा गया। ये पहला क्लू मिलता है। जब ये बात इंस्पेक्टर एसीपी मधुसूदन को बताता है तो पहली बार इन लोगों को लगता है कि शायद इससे कुछ इन्वेस्टिगेशन में मदद मिले। तो अब ये एक चीज़ क्लियर थी कि ये सारे कत्ल, अच्छा अभी तक ये था कि कोई बाहर से कातिल आ रहा, पुणे में वारदात करता और भाग जाता है। लेकिन जब ये गांठ वाली बात सामने आई तो पहली बार पुणे पुलिस को यह यकीन हुआ कि ये कत्ल के पीछे कोई बाहरी आदमी नहीं है, बल्कि कोई लोकल है और पुणे का ही है। तो अब अनिल के कत्ल की छानबीन करने की शुरुआत हुई और कहा गया कि इस अनिल के कातिल से ही बाकी कातिल मिलेंगे। तब पहली चीज़ ये की गई कि अनिल से आखिरी बार कौन कौन लोग मिला, उसे कहाँ देखा गया, उन लोगों को पकड़ना है। चूँकि ये 24 मार्च को बॉडी मिल गई थी, 24 मार्च को ही लग गया था कि ये गांठ एक जैसा है। तो 23 मार्च को अनिल कहाँ कहाँ गया, जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया तो इसी दौरान में एक अनिल का ही क्लासमेट मिला जिसका नाम था सुहास चंदक। तो बताया लोगों ने कि शाम को अनिल सुहास के साथ देखा गया था। पुलिस सुहास के पास पहुंची, सुहास को पूछताछ के लिए बुलाया तो वो वैसे ही घबरा गया। तो पुलिस को लगा कि ये हो क्या रहा है। तो फिर पता चला कि उसने कहा, पहली बार नाम लिया सुहास ने उस कॉलेज के, कि आप जो है एक्चुअली अगर इस केस को सुलझाना है तो आप इन 4 लोगों को पकड़िए जो हमारे ही कॉलेज के हैं, राजेंद्र, दिलीप, शांताराम और मुनव्वर। उसने कहा कि हाँ मैं कल था अनिल के साथ, लेकिन मुझे इससे कोई, इसका कत्ल से लेना देना नहीं है, लेकिन मुझे डाउट है कि ये चारों उसके साथ कुछ कर सकते हैं। तो उसने पूछा ऐसा क्यों? तब उसने बताया कि जब उषा का और ये कत्ल हो रहा था प्रकाश हेगड़े का, तो प्रकाश हेगड़े को उस सुनसान इलाके में जिस होटल वाले का जो बेटा था, इन लोगों ने इसी सुहास चंदक की मदद ली थी। इन चारों ने कहा था कि उसको बुलाना है और उसकी बस ऐसे ही करेंगे हम लोग, उसके घर वालों से पैसे वसूलेंगे कि थोड़ा तुम्हारा किडनैप हो गया और बाकी कुछ नहीं है। तो सुहास ने कहा कि मुझे ये मालूम था। और तब उन्होंने कहा कि अच्छा। तभी फिर पुलिस ने उसके प्रकाश के फाइल निकलवाए कि ये प्रकाश आज तक तो मिला नहीं है। तो उसने कहा मैं लेकर गया था और इन चारों ने उसके बाद क्या मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं प्रकाश को लेकर गया था इन चारों के बताए हुए जगह पे, उसके बाद मैं निकल गया था। तो जब ये हुआ और फिर प्रकाश के फादर को बुलाया गया, वो केस रीओपन किया गया, तो पता चला हाँ वो आज तक नहीं लौटा है। तो पुलिस को पहला अब ये हुआ कि ये कुछ ना कुछ तार जुड़ा हुआ है। तो सुहास चंदक के कहने के बाद उन चारों लड़कों को पहली बार पुलिस ने, वो पुणे में ही थे, खुलेआम थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि कुछ हो नहीं रहा, गिरफ्तार करने की सोची। लेकिन फिर ये था कि अगर इतने सारे कत्ल ऐसे कर रहे हैं तो ये बड़े स्मार्ट होंगे, ज़हीन होंगे, गिरफ्तार कर लें और कोई प्रूफ ना मिले तो एक तरफ पुलिस के ऊपर प्रेशर है, पब्लिक गुस्से में है, दहशत में है, तो लगेगा पुलिस बेगुनाहों को फंसा रही है। तो पुलिस ने कहा ठीक है, गिरफ्तार करने से पहले कुछ पुख्ता सबूत चाहिए। कुछ इनके पीछे अपने मुखबिरों को लगा दिया। पुलिस ने मुखबिरों को लगाया, चारों के ऊपर ट्रैप डाला, नज़र रखी इनकी गतिविधि पे।
तो ये लोग आपस में एक दिन बात कर रहे थे फ़ोन पे, ये चार एक दूसरे से। तो उस फ़ोन पे दूसरी तरफ ये था कि पुणे की पुलिस आजकल बहुत एक्टिव हो गई है और ये सारी बात कर रहे थे। उसमें बात में सिर्फ एक लाइन वो यूज़ करता है कि सब ठीक है, पुलिस का ख़तरा तो नहीं है। तो इधर से जो आवाज़ जाती है वो ये थी, और पुलिस उस फ़ोन को रिकॉर्ड भी कर रही है कि बॉस है तो फिर क्या ख़तरा है। तो ये जो बॉस शब्द उसने बोला, इससे पुलिस को अचानक, जो चूँकि पूरी इस केस की स्टडी की गई थी हर एक की, तो जो बाफना के फैमिली पे जब इन चारों ने धावा बोला था और वहाँ के 2 सर्वेंट से फिर मुकाबला करने के बाद ये नाकाम रहे और भाग गए थे, तो वहाँ पे जब बाफना ने कंप्लेंट लिखाई थी, जिसको उस वक्त पुलिस ने सीरियसली नहीं लिया था लेकिन पूरी कंप्लेंट थी, तो उसमें कहा था कि वो चारों जब भागने लगे तो बात कर रहे थे कि बॉस क्या करूँ, तो एक रेखा यहाँ से निकलो, तो बॉस बॉस शब्द बार बार यूज़ कर रहे थे। फिर बाफना को बुलाया गया, उनसे हुलिया पूछा गया, इन चारों लड़कों से वो हुलिया मिल गया, बॉस शब्द मिल गया। तब पुलिस ने कहा इनको उठाते हैं। उसके बाद इन चारों को उठाया गया, चारों से उठाकर अलग अलग पूछताछ की गई पिछले 14 महीने में, जनवरी 1976 से लेकर 23 मार्च 1977 तक ये लोग कहाँ कहाँ थे। चारों के बयान अलग अलग थे, कोई कहता था मैं पुणे में था, कोई कहता था यहाँ था। तो बयान मैच नहीं कर रहे थे, अगर एक दूसरे के बारे में बोलता तो दूसरा उसके बारे में उल्टा बोलता था। पुलिस को मालूम चल गया कि ये सब गलत बोल रहे हैं। इसके बाद फिर पुलिस ने उनके ऊपर जाल फेंका और एक को उसमें से तोड़ा और कहा कि देखो तुम पुलिस की मदद करोगे हम तुम्हें बचा लेंगे, क्योंकि बाकी तुम्हारे साथियों ने सब उगल दिया, तुम्हारा भी नाम आ रहा है। वो झांसे में आ गया और उसके बाद उसने कहानी सुना दी। जो पहली चीज़ प्रूफ दी पुलिस को उसने, वो थी प्रकाश की लाश कहाँ फेंकी थी, एक लोहे के ड्रम में डालकर। उसके बताए हुए जगह पे पुलिस जाती है, वो ड्रम मिलता है, लाश जो कंकाल जो भी 1 साल बीत चुका था वो बरामद होता है, इससे साबित हो जाता है। इसके बाद फिर पुलिस बाकी कत्ल के बारे में पूछताछ करती है, तो उन्होंने जहाँ जहाँ से घर से जो लूटा था वो सारे सामान मिलते हैं, लेकिन कमाल ये था कि किसी भी घर से इनका फिंगरप्रिंट्स नहीं मिला। उसकी वजह ये थी कि ये लोग रबड़ का ग्लव्स पहनकर इंसिडेंट वारदात करने निकलते थे, तो कहीं भी इन्होंने अपना निशान नहीं छोड़ा, नंबर 1। नंबर 2, एक और अजीब चीज़ मिली थी, जहाँ जहाँ इन्होंने क्राइम किया वहाँ वहाँ जाने से पहले ये बहुत सारा सेंट परफ्यूम छिड़क कर जाते थे। वो अजीब सा था, आपको परफ्यूम वो अच्छा भी लगे, जो उस वक्त के पुलिस टीम थी उसने लिखा है, और बुरा भी लगे उसका स्मेल, तो परफ्यूम बहुत सारा छिड़क के जाते थे। तो ये एक अजीब चीज़ थी जात में। तो जब बाद में पता चला वो इसलिए छिड़कते थे ताकि जो पुलिस के डॉग्स हैं वो स्पॉट पे पहुँचे तो उनको फॉलो करते हुए पीछा करते हुए वहाँ तक ना पहुँच सके, वो इस स्मेल में ही उलझ जाए। तो ये उनका एक तरीका था। तो पुलिस के पास सारी चीज़ें थी, उनके बताए हुए जगह से लाशें मिल गई थी, उनके पास से लूटे हुए लोगों के सामान मिल गए थे। अब तीसरी चीज़ ये थी कि जब किसी घर में 2 जगह इन्होंने किया था, एक जय और एक आनंद, वो जो लड़की थी 21 साल की और 19 साल का लड़का, इन दोनों को घर में आखिरी में सबसे मारा था, तो उसके कपड़े क्यों उतरवाए थे? तो भी इन्होंने बताया कि वो इसलिए ताकि एक तो वो घर से बाहर ना जा सके मदद के लिए, क्योंकि कपड़े हैं नहीं, नंगा है तो वो, या नंगी है तो वो शर्म के मारे बाहर नहीं जा सकती पड़ोसियों से मदद मांगने, तो इसलिए वो सबसे पहले उसके कपड़े उसी को उतारते थे जिनको सबसे आखिर में मारना होता था। ये उनकी सोच, उनका मोडस ऑपरेंडी था, और फिर उसे मार देते थे। उन्हीं में से एक बंदा था जो फंदा कसने में माहिर था, वो फंदा मारता था, और सभी को नायलॉन की रस्सी से, क्योंकि इसमें पैसे कम कर खर्च होते थे चाकू या गोली खरीदने के मुकाबले। तो ये सारी चीज़ें आई। इसके बाद इन सब की गवाही और उसको देखते हुए फिर पुलिस ने हाईलाइट किया, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। पुणेकर ने पहली बार 12-14 महीने के बाद तब चैन की सांस ली, जब उन्हें यकीन हो गया कि यही है जिन्होंने इतने सालों से पुणे, मतलब 1-1.5 साल तक पुणे को दहलाते रहे। फिर बाद में ये मामला कोर्ट में गया, पुणे सेशन कोर्ट में, और यहाँ से एक नई कहानी शुरू होती है। 30 मार्च 1977 को ये पकड़े गए थे चारों, 30 मार्च 1977 को। 4 महीने तक सेशन कोर्ट में ये मुकदमा चला बहुत ही तेज़ी के साथ। 28 सितंबर 1978 को पुणे सेशन कोर्ट ने इन चारों को सजाए मौत दी, मतलब फांसी की सज़ा दी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसके 1 साल के बाद 1979 6 अप्रैल को लोअर कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और कहा कि इनको फांसी होगी। ये इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। 1 साल के बाद 17 नवंबर 1980 सुप्रीम कोर्ट ने भी लोअर कोर्ट हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा, मतलब उन्होंने कहा कि इसकी फांसी होगी, इसके साथ रियायत नहीं होगी, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने कत्ल किया था। जब कोर्ट के दरवाजे सारे बंद हो गए तब इन चारों ने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अपील की रहम के लिए, मर्सी पिटीशन, और कहा कि हमें फांसी ना मिले।
वहाँ से भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इनकी मर्सी पिटीशन को अटेंड करने से मना कर दिया और रहम नहीं देने का फैसला किया। अब इनके लिए फांसी का दरवाज़ा खुला हुआ था, लेकिन कानून में बहुत सारे दरवाजे होते हैं। इन्होंने रिव्यू पिटीशन डाल दिया सुप्रीम कोर्ट में। पुणे के लोगों को ये बात मालूम थी कि अपनी फांसी को टालने के लिए पैतरे आजमाएंगे। पुणे के 1000 अलग अलग लोगों ने, जो मशहूर वहाँ के लोग हैं, अलग अलग फील्ड के नामी लोग, इन सब ने 1000 लोगों ने मिलकर एक लेटर लिखा, साइन किया और सुप्रीम कोर्ट को भेजा और कहा कि चूंकि तीनों कोर्ट इनकी फैसले को नामंजूर कर चुकी है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने भी रिजेक्ट कर दिया है, अब ये आपके पास आ रहे हैं सिर्फ डिले कराने के लिए। जितनी जल्दी इन्हें फांसी हो वही इंसाफ है, वरना नहीं होगा। तो इसलिए आप इसको डिले ना करें। 1000 नामी लोगों ने पुणे करके जो थे वहाँ के, जब सुप्रीम कोर्ट के पास ये लेटर पहुँचा, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फ़ौरन सीरियसली इसको लिया और उसके बाद रिव्यू पिटीशन का निपटारा कर दिया। उसने कहा कि जो भी था सब कानून के हिसाब से है और फांसी होगी, फांसी नहीं रोक सकते ना, अब इस पर आगे डिले कर सकते हैं। इसके बाद इन्होंने फिर इन चारों ने एक और खेल खेला, कानूनी दाव। उन्होंने कहा कि हम लोग मरने के बाद अपना अंगदान करना चाहते हैं सारे, ताकि जो बुरा काम किया अच्छा हो जाए। अब उसमें भी कुछ प्रोसीजर है, उसको करने के लिए वक्त लगता है। तो लोगों को मालूम हो गया था कि ये अंगदान करके भी वक्त, अपनी ज़िंदगी या अपनी सांसें खरीदने की कोशिश कर रहा है। उसके ऊपर फिर लेटर गया, वो भी खारिज हो गया। अब आखिरी इनके पास हरबा बचा, तरीका बचा इस फांसी से जल्दी जो फांसी हो रही है उससे बचने का। और उन्होंने वो तरीका ये कहा, 10 लोगों को फांसी का फंदा कसकर जान लेने वाले ये 4 लोग, इन्होंने कोर्ट्स में एक पिटीशन दी, एक अर्जी दी और कहा कि फांसी का फंदा गले में डालने से जो मौत होती है वो बड़ी तकलीफदेह होती है, इसलिए हमें फांसी देकर मौत न दी जाए, हमें इलेक्ट्रिक चेयर पे बिठाया जाए, जो कई देशों में है, मतलब जिस चेयर के अंदर करंट दौड़ता हो, और उस चेयर पे बैठा के हमें मौत दी जाए, फांसी ना दी जाए, क्योंकि उसके फंदे से जब गला घुटता है, दम घुटता है, तो बड़ी तकलीफदेह होता है। ये वो कह रहे थे जिन्होंने 10 लोगों का अपने हाथों से गला घोटा था। तो ये उनका एक चाल था, क्योंकि फिर इसके ऊपर बहस हो, क्योंकि ये एक अजीब चीज़ होने जा रही थी कि मौत कैसे दें, इस पर भी बहस हो। फिर पुणे करके लोगों को लगा, अब ये देखिए कि पूरा पुणे उस वक्त एकजुट था, अक्रॉस द रिलीजन, अक्रॉस द कास्ट, अलग अलग पेशे के सब, कि इन चारों को इनकी सज़ा मिलनी चाहिए और जल्द मिलनी चाहिए। उन लोगों ने फिर मेहनत की। पुणे के नामचीन लोगों ने हिंदुस्तान के अलग अलग डॉक्टरों से कांटेक्ट किया, उनसे लेटर लिखाया, साइन कराए, दस्तखत कराए और कोर्ट में और सब जगह जाकर वो लेटर दे दिया। वो लेटर ये था कि मौत सबसे ज़्यादा किस चीज़ से तकलीफदेह होती है, फांसी से या इलेक्ट्रिक चेयर से। सारे डॉक्टरों ने राय दी कि फांसी से जो मौत दी जाती है उसमें तकलीफ़ कम होती है, इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठा कर मौत दी जाती है जो, उसमें ज़्यादा होती है। इसलिए इनकी इस अपील को भी खारिज कर दिया जाए और इन्हें फांसी ही दी जाए। आखिर में ये उनका चाल भी नाकाम रहा और इसी के बाद 27 नवंबर 1983, 27 नवंबर 1983, मतलब 77 में इन्होंने क्राइम किया था और 83, 5 साल सिर्फ, राजेंद्र जक्काल, दिलीप सुतार, शांताराम कन्होजी, मुनव्वर हारून शाह, इन 4 लोगों को 27 नवंबर 1983 को पुणे के ही अड़वदा जेल में फांसी पर लटका दिया गया, 27 नवंबर की सुबह सुबह। काश हिंदुस्तान में सारे क्राइम जो करते हैं उनकी अगर सज़ा इतनी जल्दी दी जाती तो मुझे लगता है लोगों के अंदर डर खौफ बैठ सकता था। लेकिन ये एक नज़ीर है, ये एक एग्ज़ाम्पल है कि इतनी सारी चीज़ें हुई। 76 से 77 के बीच में क्राइम होता है, 4-6 महीने में लोअर कोर्ट अपना फैसला देती है, साल भर के अंदर हाई कोर्ट दे देती है, उसके 1 साल के अंदर सुप्रीम कोर्ट दे देती है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है उसको ऊपर फ़ौरन संज्ञान लेते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, उसके बाद रिव्यू पिटीशन पे फटाफट फैसला हो जाता है, उसके बाद फांसी इलेक्ट्रिक चेयर से हो या फंदे से हो उस पर फैसला हो जाता है। हमें किडनी, लीवर, ये सब आंखें, ये सब दान करनी है, उस ह्यूमन ग्राउंड पे टाइम मिले, उसको भी रिजेक्ट कर दिया जाता है और उसके किए की सज़ा इन चारों को 5 साल के अंदर दे दी जाती है और फांसी दे दी जाती है। मुझे लगता है कि आज़ाद हिंदुस्तान में ऐसी कोई दूसरी मिसाल नहीं है और 4 लोगों को एक साथ फांसी देने का भी शायद आज़ाद हिंदुस्तान में ये पहला केस है। तो ये जोशी अभयंकर मर्डर केस के नाम से पुणे में आज भी लोग इसको याद जो करते हैं, खौफज़दा रहते हैं। वो 12-14 महीना उन्होंने कैसे काटे, कैसे दहशत में जी वो लोग।